कैसे हैं दोस्तों। एक वक्त था जब यूरोप के दरवाजे पर एक मुस्लिम सल्तनत खड़ी थी। बल्कान से लेकर अरब दुनिया तक और नॉर्थ अफ्रीका से लेकर ब्लैक सी तक एक ही एम्पायर का रूल था, वो था ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर की शुरुआत 1299 में हुई थी, लेकिन इसका गोल्डन एरा तब आया जब 1453 में उन्होंने कुस्तुनतुनिया को फतेह किया। इस फतेह को लीड किया था सुल्तान महमद ने। कुस्तुनतुनिया को बाद में रीनेम किया गया था इस्तांबुल के नाम से। इस विक्ट्री के बाद ऑटोमन एम्पायर यूरोप में बल्कान तक एक्सपेंड हुआ, अरब लैंड को कंट्रोल किया, हॉली सिटीज़ मक्का और मदीना का प्रोटेक्टर बना, मेडिटेरियन ट्रेड रूट पर कंट्रोल हासिल किया। 16th सेंचुरी तक ऑटोमन एम्पायर दुनिया की सबसे पावरफुल एम्पायर में से एक था। लेकिन 18 और 19th सेंचुरी में यूरोप इंडस्ट्रियलाइज हो रहा था और ऑटोमन एम्पायर मॉडर्नाइजेशन में पीछे रह गया था। इंटरनल प्रॉब्लम जैसे करप्शन, वीक सुल्तान, इकोनॉमिक क्राइसिस, नेशनलाइज रिवोल्ट। यूरोपियन पावर ने ऑटोमन एम्पायर को निकनेम दिया सिक मैन ऑफ यूरोप। फिर आया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ऑटोमन एम्पायर ने जर्मनी के साइड से वॉर ज्वाइन की और वॉर हार गया। 1920 में ट्रीटी ऑफ सेवरेस के थ्रू एम्पायर को तोड़ दिया गया। यहाँ से एक नया लीडर उभर कर आया, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क। उन्होंने तुर्किश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लीड की। 1923 में ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ तुर्की इस्टेब्लिश हुआ। टर्की अतातुर्क ने ड्रास्टिक रिफॉर्म किया, कैलिफेट एबॉलिश कर दिया गया, इस्लामिक लॉ की जगह सिविल लॉ इंट्रोड्यूस किया, अरबिक स्क्रिप्ट की जगह लैटिन अल्फ़ाबेट यूज़ होने लगे, वेस्टर्न ड्रेस कोड प्रमोट किया, सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। उनका विज़न क्लियर था, एम्पायर नहीं मॉडर्न नेशन स्टेट बनाना है। 20th सेंचुरी के ज़्यादा हिस्से में तुर्की ने यूरोप के साथ अलाइनमेंट रखा, नेटो ज्वाइन किया, मिलिट्री को पॉलिटिक्स में पावरफुल रोल दिया, इस्लामिक आइडेंटिटी को प्राइवेट स्फेयर तक लिमिटेड रखा गया। लेकिन सोसाइटी में ऑटोमन हिस्ट्री और इस्लामिक हेरिटेज की मेमोरी कभी ख़त्म नहीं हुई। 2000 में पॉलिटिकल लैंडस्केप चेंज हुआ। पावर में आए रजब तैयब अर्दोगान। उनकी पार्टी ने इस्लाम आइडेंटिटी को ओपनली एम्ब्रेस किया, ऑटोमन हिस्ट्री को ग्लोरीफाई करना शुरू किया, फॉरेन पॉलिसी को असर्टिव बनाया। क्रिटिक्स कहते हैं टर्की अपनी ऑटोमन लेगेसी को रिवाइव करना चाहता है। सपोर्टर्स कहते हैं ये सिर्फ नेशनल प्राइड और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का इशू है। इंपॉर्टेंट बात समझना ज़रूरी है, आज के इंटरनेशनल सिस्टम में टेरिटोरियल एम्पायर बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन इन्फ्लुएंस एक्सपेंड करना पॉसिबल है। कल्चरल इन्फ्लुएंस, मिलिट्री बेसिस, डिफेंस एक्सपोर्ट, डिप्लोमेटिक प्रेजेंस, यानी फिजिकल एम्पायर नहीं, लेकिन स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस का एक्सप्रेशन हो सकता है। एक वक्त था जब ऑटोमन आर्मी 3 कॉन्टिनेंट्स में मार्च करती थी। आज टर्की अपनी मिलिट्री को दोबारा स्ट्रॉन्ग बना रहा है। लेकिन क्या ये सिर्फ डिफेंस मॉडर्नाइजेशन है या एक बड़े जियोपॉलिटिकल ख्वाब का हिस्सा है? चलिए देखते हैं टर्की की बढ़ती हुई मिलिट्री पावर। एक वक्त था जब ऑटोमन सिपाही घोड़ों पर लड़ते थे। आज टर्की ड्रोन से वॉर जीत रहा है। मिडिल ईस्ट में पावर सिर्फ ऑयल से नहीं, मिलिट्री स्टैंड से बनती है और टर्की ने ये बात समझ ली है। मॉडर्न तुर्की सिर्फ रीजनल प्लेयर नहीं है, ये मेंबर है नाटो का। 1952 से टर्की नाटो का हिस्सा है। इसका मतलब एडवांस वेस्टर्न मिलिट्री ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस शेयरिंग, स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी अम्ब्रेला। टर्की के पास नाटो की सेकंड लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी है मैन पावर के हिसाब से। ये सिर्फ नंबर नहीं, ये जियोग्राफिक एडवांटेज भी है। टर्की की लोकेशन यूरोप और एशिया के बीच, ब्लैक सी एक्सेस, मेडिटेरियन कंट्रोल, रशिया के नियर प्रॉक्सिमिटी, इसलिए टर्की नाटो के लिए भी एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। 1990 और अर्ली 2000 तक टर्की हैविली डिपेंडेंट था वेस्टर्न वेपन्स पर, लेकिन फिर एक टर्निंग पॉइंट आया जब टर्की ने रशिया से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा तो यूएस ने टर्की को F-35 फाइटर जेट प्रोग्राम से सस्पेंड कर दिया। इस इंसिडेंट ने अंकारा को एक क्लियर मैसेज दिया, अपनी डिफेंस इंडस्ट्री खुद स्ट्रॉन्ग करो। यहीं से इंडिजिनस डिफेंस रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। आज टर्की की सबसे बड़ी मिलिट्री सक्सेस स्टोरी है ड्रोन। इस रेवोल्यूशन को लीड किया बाइकर और उनका फ्लैगशिप ड्रोन बायरक्टर TB2। TB2 ने बैटलफील्ड में प्रूफ दिया। सीरिया, लीबिया, नगोर्नो कराबाख वॉर, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। इस ड्रोन की खास बात रिलेटिवली लो कॉस्ट, हाई प्रेसिशन, रियल टाइम इंटेलिजेंस। ये ड्रोन ने टैंक और एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करते हुए मॉडर्न वारफेयर का ट्रेंड चेंज कर दिया और तुर्की एक ग्लोबल ड्रोन एक्सपोर्टर बन गया। टर्की ने सिर्फ ड्रोन पर फोकस नहीं किया, बल्कि टर्की अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट डेवलप कर रहा है, TFX फाइटर जेट। इसका गोल है फॉरेन डिपेंडेंसी को कम करना। टर्की ने अपनी नेवी को मॉडर्नाइज किया, इंडिजिनस वॉरशिप, सबमरीन, एम्फिबियस असॉल्ट शिप।
मेडिटेरियन में गैस रिजर्व के इशू पर टर्की अपनी नेवल प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग रखना चाहता है। अल्टे बैटल टैंक, इंडिजिनस आर्मर्ड व्हीकल, स्मार्ट मिसाइल सिस्टम, ये सब इंडिकेट करता है कि टर्की लॉन्ग टर्म सेल्फ रिलायंस की तरफ जा रहा है। पहले टर्की इंपोर्टर था, आज एक्सपोर्टर है। टर्की 100 प्लस कंट्रीज को डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करता है। ड्रोन एक्सपोर्ट ने अफ्रीका, सेंट्रल एशिया और यूरोप में इन्फ्लुएंस बढ़ाया है। डिफेंस एक्सपोर्ट का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, मतलब डिप्लोमेटिक लेवरेज, मिलिट्री पार्टनरशिप, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस। टर्की ने अपनी मिलिट्री बेसेस और डेवलपमेंट भी एक्सपेंड किया है। कतर में मिलिट्री बेस, सोमालिया में ट्रेनिंग बेस, नॉर्थन सीरिया ऑपरेशन, इराक में एंटी-पीकेके ऑपरेशन। ये सब इंडिकेट करता है कि टर्की डिफेंसिव से ज़्यादा प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर रहा है। अब सवाल ये है, क्या टर्की की मिलिट्री बिल्डअप एम्पायर रिवील है? ये सिर्फ सिक्योरिटी कंसर्न का जवाब है। एक्सपर्ट कहते हैं टर्की 3 गोल अचीव करना चाहता है। पहला, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, दूसरा रीजनल डोमिनेंस, तीसरा डिफेंस इंडिपेंडेंस, यानी फिजिकल बॉर्डर एक्सपेंड नहीं लेकिन इन्फ्लुएंस और डिटरेंस एक्सपेंड करना है। एक स्ट्रॉन्ग आर्मी सिर्फ अपने मुल्क की हिफाजत नहीं करती, वो दुनिया को मैसेज देती है। टर्की ने डिसाइड किया अगर पावरफुल बनना है तो सिर्फ डिफेंस नहीं, इन्फ्लुएंस भी एक्सपेंड करना होगा। टर्की का सबसे डायरेक्ट मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट हुआ सीरिया में। 2011 के बाद सीरिया सिविल वॉर शुरू हुई। टर्की ने नॉर्दर्न सीरिया में मल्टीपल ऑपरेशन लॉन्च किया। ऑफिशियल रीजन बॉर्डर सिक्योरिटी और कुर्दिश मिलिटेंट ग्रुप को पुश बैक करना। लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं ये सिर्फ सिक्योरिटी नहीं, ये बफर जोन क्रिएट करने की स्ट्रेटजी भी है। टर्की ने वहाँ मिलिट्री प्रेजेंस इस्टेब्लिश की और लोकल गवर्नमेंट्स पर इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस बनाया, यानी फिजिकल ऑक्यूपेशन नहीं लेकिन स्ट्रेटेजिक डेप्थ जरूर है। लीबिया के सिविल वॉर में टर्की ने गवर्नमेंट ऑफ नेशनल एकॉर्ड को सपोर्ट किया। इस मूव का हिडन एंगल था ईस्टर्न मेडिटेरियन में गैस रिजर्व। टर्की का ग्रीस और साइप्रस के साथ मैरीटाइम डिस्प्यूट चल रहा है। मेडिटेरियन में नेवल डेवलपमेंट के थ्रू टर्की ने मैसेज दिया, एनर्जी पॉलिटिक्स में हम इग्नोर नहीं होंगे। यहाँ से टर्की ने अपनी नेवी को एग्रेसिवली प्रोजेक्ट करना शुरू किया। 2020 में नगोर्नो कराबाख वॉर में टर्की ने अजरबैजान को फुल पॉलिटिकल और मिलिट्री सपोर्ट दिया। ड्रोन टेक्नोलॉजी ने बैटलफील्ड का बैलेंस चेंज कर दिया। ये सिर्फ एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, ये एक सिंबॉलिक मैसेज था। टर्की अपने तुर्किक एलाइज के साथ खड़ा है। सेंट्रल एशिया में भी टर्की ने कल्चरल और मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ाया, यानी सॉफ्ट पावर प्लस हार्ड पावर कॉम्बो। मिडिल ईस्ट में टर्की का एक स्ट्रॉन्ग एलाई है कतर। टर्की का वहाँ परमानेंट मिलिट्री बेस है। गल्फ क्राइसिस के दौरान टर्की ने कतर का सपोर्ट किया। इससे टर्की ने गल्फ पॉलिटिक्स में अपना रोल सिक्योर किया। अक्सर लोग नोटिस नहीं करते, लेकिन टर्की अफ्रीका में रैपिडली एक्सपेंड कर रहा है। डजन ऑफ न्यू एम्बेसीज, मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम, डिफेंस एक्सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। सोमालिया में टर्की का एक मेजर मिलिट्री ट्रेनिंग बेस है। ये चाइना या फ्रांस जैसा लार्ज स्केल नहीं, लेकिन स्टडी और स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन है। टर्की का सबसे इंटरेस्टिंग मूव है बैलेंसिंग स्ट्रेटजी। एक तरफ यूनाइटेड स्टेट और नाटो, दूसरी तरफ रशिया। टर्की ने रशिया से S-400 खरीदा, लेकिन यूक्रेन को ड्रोन्स भी सप्लाई किए। यानी टर्की किसी एक गेम में फुल्ली अलाइन नहीं हो रहा। इस स्ट्रेटजी को कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। अब मेन क्वेश्चन, क्या ये सब ऑटोमन एम्पायर रिवाइवल का पार्ट है? रियलिटी में टर्की ऑफिशियली एम्पायर रिवाइव करने की बात नहीं करता, लेकिन ऑटोमन हिस्ट्री को सॉफ्ट पावर टूल के तौर पर यूज़ करता है। टीवी ड्रामास, कल्चर डिप्लोमेसी, हिस्टोरिकल सिंबॉलिज्म, ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स प्लस जियोपॉलिटिक्स का मिक्स है। एम्पायर फिजिकली वापस लाना मुश्किल है, लेकिन इन्फ्लुएंस जोन क्रिएट करना पॉसिबल है। टर्की का लॉन्ग टर्म गोल लगता है रीजनल पावर से ग्लोबल मिडिल पावर बनना। डिफेंस इंडिपेंडेंट इकोनॉमी, एनर्जी पॉलिटिक्स में रोल, मुस्लिम वर्ल्ड में लीडरशिप इमेज, ये सब मिलकर एक न्यू ऑटोमन नैरेटिव क्रिएट करता है। हिस्ट्री में तो ऑटोमन एम्पायर लिखा है, लेकिन फ्यूचर में क्या लिखा होगा? क्या टर्की एक नया रीजनल सुपर पावर बन रहा है? ये जियोपॉलिटिक्स उसके एम्बिशंस को लिमिट कर देगी। पावर सिर्फ आर्मी से नहीं बनती, इस स्ट्रेटजी से बनती है। और आप क्या सोचते हैं, टर्की का राइज स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी है या हिडन एक्सपेंशन प्लान? आपको ये वीडियो कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया दोस्तों।